नमस्कार दोस्तों। 3-4 दिन के व्यस्ततम कार्यक्रमों के बाद आज मैं फिर से आपसे मुखातिब हूँ दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि आपको मालूम है, 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव थे और मैं पत्रकार होने के नाते और बिजी था, व्यस्त था और कवरेज कर रहा था क्षेत्र की, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। और हम बात करेंगे बाद में अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कि यहाँ क्या कुछ होने वाला है और यहाँ का ट्रेंड जो है आम मतदाता का किस पार्टी की तरफ था, किस पार्टी की तरफ झुकाव था, लगाव था। तो सबसे पहले तो हम राजस्थान के पूरे परिवेश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान का पूरा प्रदेश के अंदर जो जिस प्रकार का माहौल था, राजनीतिक दलों के द्वारा कैंपेन किया गया और यहाँ जो मुख्य दल हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों की क्या पोजीशन, क्या स्थिति रही। जिस प्रकार चुनावों से पहले लंबे समय तक दोनों पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार किया गया, कैंपेन चला, लंबा कैंपेन चला और भाजपा ने भी अपने उसी पुराने जो ट्रेंड है राजस्थान का कि बारी बारी से 5-5 साल के लिए राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन होता रहता है और दोनों ही सरकारें भाजपा और कांग्रेस की बारी बारी से यहाँ सत्ता में आती रही हैं। और उसी ट्रेंड को मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, पूरा प्रचार किया और जन आक्रोश यात्रा और परिवर्तन यात्रा के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता, वर्कर, नेतागण, शीर्ष नेतृत्व सक्रिय रहा। लेकिन उसके बाद अब परिणाम जो आएगा 3 दिसंबर को, उसमें क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस प्रकार की जो गुप्त सूत्रों से या जिस प्रकार का पॉलिटिकल या राजनीतिक जो परिदृश्य देखा गया राजस्थान के अंदर चुनावों से कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले, और जिस दिन वोटिंग हुई, मतदान हुआ, उससे एक दिन पहले जिस प्रकार का यहाँ माहौल देखा गया मतदाताओं के अंदर, तो ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों के अंदर कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक कंटेस्ट है, मुकाबला है इसमें। अब भाजपा भी बताया जा रहा है, जैसे कि जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से यही सामने निकल कर आ रहा है कि एज पर है भाजपा भाजपा को 100 से 2, 3, 4, 5 तक सीटें, विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। इसलिए अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि जो राजस्थान के अंदर भाजपा और कांग्रेस का बारी बारी से 5 साल का ट्रेंड चला रहा है वो फिर से दोहराया जाएगा। तो अगर दोनों पार्टियों के बारे में इनके प्रचार की जो कार्यशैली उसको देखा जाए तो भाजपा ने फिर से राजस्थान के अंदर जैसा कि ऐसा अक्सर होता नहीं है, लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार भाजपा ने इस बार राजस्थान के अंदर अपना चुनाव प्रचार कैंपेन चलाया, उससे लगता है कि उन्होंने धर्म की राजनीति पर अपने पिच पर खेलने के लिए कोशिश की, यानी धर्म की राजनीति के पिच पर उन्होंने खेलना की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार तिजारा की सीट जो हॉट सीट मानी जाती है और एक पोखरण की सीट हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि भाजपा तो वैसे भी मुस्लिमों के किसी भी कैंडिडेट को उन्होंने टिकट नहीं दिया और इन्होंने बिल्कुल नकार दिया मुस्लिमों को, जबकि उनकी 10% की आबादी है राजस्थान के अंदर, उनको इग्नोर किया गया। तो जाहिर है वो दूसरी किसी पार्टी का दामन थामेंगे। तो जैसा कि पहले आप सबको मालूम है, जो मुस्लिम वर्ग है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और इसी बात को लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर हमेशा हावी रहती है और ये कहती है कि जो कांग्रेस पार्टी है ये मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। तो वो उस बात में कोई इतना दम नहीं, क्योंकि जो भाजपा है वो हिंदुत्व के लिए तुष्टीकरण की नीति पर अग्रसर रहती है, हमेशा एग्रेसिव रहती है। तो इसी प्रकार जब तिजारा के अंदर बाबा बालकनाथ बाहर मरने के लिए आए तो उन्होंने आवेदन किया, पर्चा दाखिल किया, उस समय वो 10-12 बुलडोजर लेकर आए, तो उससे कहीं ना कहीं मैसेज ठीक नहीं गया। वहाँ मेव जाति के लोग हैं जो पूरी तरह से वो मुस्लिम धर्म के जो शिक्षाएं हैं या उनको पूरी तरह से उनके अंदर कट्टरता नहीं देखी जाती। वो देखते हैं कैंडिडेट को, कैंडिडेट का रुख कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी कार्यशैली कैसी है, वो समाज के प्रति किस प्रकार का उनका व्यवहार है, चरित्र कैसा है,
उनमें क्या अच्छाइयाँ गुण हैं, इन सब को देख कर वो वोट करते हैं, मेघ जाति के लोग, जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ। तो इस प्रकार पोखरण के अंदर अब कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहाँ साले मोहम्मद जो राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस के अंदर मंत्री पद पर हैं और उनका भी मुकाबला कड़ा है। और इस प्रकार राजस्थान के अंदर जो हिंदुत्व की जो बात है चलाने की कोशिश की गई, उसे तो जनता ने सिरे से नकार दिया। लेकिन गहलोत के जिस प्रकार अच्छे काम हैं, उन्होंने 19 नए जिले भी बनाए और ऐसी लोगों को रिझाने, लुभाने और अपने खेमे में लाने, कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने लॉन्च की है, उनका कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के अंदर प्रभाव भी देखा गया। एक सुशिक्षित एजुकेटेड वर्ग भी वो ऐसा लग रहा था कि वो भी कांग्रेस का भक्त हो चुका है। जो कट्टर भाजपाई लोग थे देहात में, गांवों में, जो हमेशा भाजपा के लिए वोट करते थे, उन्होंने भी इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है, वोटिंग की है। तो इससे लगता है कि राजस्थान के अंदर भाजपा और कांग्रेस के अंदर कांटे की टक्कर है, वो कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं रहेगा। तो क्योंकि योजनाओं के अगर बात करें तो चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो एक आम गरीब लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण भी सामने चुनावों से पहले आ चुके थे, इसलिए उसका कहीं ना कहीं पूरा असर देखा गया। और जिस प्रकार अशोक गहलोत ने इस गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी, बिजली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री की, और इस प्रकार की और बहुत सारी 7 जो गारंटी की योजनाएं, जो 7 सुविधाओं की गारंटी इन्होंने दी है, 7 बिंदुओं की, तो उसका भी कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के अंदर उसका असर देखा गया। और इसलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस और भाजपा के अंदर कांटे की टक्कर है। क्योंकि शहरी जो क्षेत्र हैं वहां पर अधिकतर जो कट्टर वोट बैंक है भाजपा का, तो वो अब इस बार किस तरफ जाएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने अपने जो स्थानीय जो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो घरसाना, अनूपगढ़, रावला मंडियां हैं, इनमें देखा तो वहाँ कुछ जो बनिए लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं या अपर क्लास के लोग हैं, उन्होंने यही बताया कि अशोक गहलोत ने 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छे से चलाया है और शासन बहुत बढ़िया हुआ है और चला है, इसलिए अशोक हकदार हैं। इस बार जो सरकार है रिपीट होनी चाहिए। हम कट्टर बीजेपी के समर्थक थे, वोट बैंक था हमारा, हम भी इस बार अशोक गहलोत के लिए वोट करेंगे। तो इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आई, तो इसलिए कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। दूसरी जो मुख्य बात है, भाजपा की तरफ से जो अपना चुनावी एजेंडा उन्होंने फिक्स किया और मतदाताओं के पास पहुंचे, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर जो है अत्याचार बहुत बढ़े हैं, नशे की प्रवृत्ति बहुत जोरों पर बढ़ी है, उसका ग्राफ बहुत बढ़ा है, जो कानून व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त थी, जंगल राज है। तो इन बातों में ये कोरी कल्पना नहीं है, न कोई ये थोथी बातें, इनके अंदर दम है। ऐसा हुआ है राजस्थान के अंदर 5 वर्षों के अंदर, क्योंकि यहाँ जो भी अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद रहे हैं। यहाँ बलात्कार और हत्याएं जैसे गंभीर आपराधिक मामले जो है दर्ज होने चाहिए, वो हुए नहीं, और न ही उनके विरुद्ध कोई, अपराधियों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर हम अनूपगढ़, घरसाना, हनुमानगढ़ या गंगानगर ये इस क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ नशे की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और जब भी कोई फरियादी पुलिस प्रशासन के पास जाता है, अधिकारियों के पास जाता है, बड़े उच्च अधिकारियों से संपर्क करता है कि यहाँ नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इनके ऊपर लगाम लगाया जाए, शिकंजा कसा जाए, तो लेकिन उनकी किसी बात को कोई असर नहीं होता। प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं निकम्मा सा अपनी निष्क्रियता उनके अंदर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। वो इस पर अंकुश लगाने में बिल्कुल विफल रहा है पुलिस प्रशासन। तो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर इस प्रकार की जो है प्रशासन के प्रति विश्वास जो खत्म हुआ है। लोग बड़ी मुश्किल से जो अपना यहाँ जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनकी जो युवा पीढ़ी है, उनके नौजवान नौनिहाल हैं, वो नशे की गिरफ्त में जकड़े जा रहे हैं। और प्रशासन जो है मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। जब भी कोई अपराधी हाथ में आता है, उस पर शिकंजा कसने की बात आती है, तब प्रशासन जो है कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींच लेता है, क्योंकि इन लोगों के कहीं ना कहीं
जो हाथ लंबे होते हैं, ऐसा जो काम करते हैं, चिट्टे के नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनका राजनीतिक प्रभाव है। और वो जब कोई गिरफ्त में आता है तो पुलिस प्रशासन जो है वो नपुंसक हो जाता है, क्योंकि उनके उनके पास फ़ोन पे फ़ोन राजनीतिक प्रभावशाली लोगों के फ़ोन आने लगते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को बेबस समझने लगता है। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन जो है वो अपनी जो ड्यूटी, अपना दायित्व निभाने के लिए एक्टिव होने की कोशिश करता है, लेकिन जो राजनीतिक प्रभावशाली लोग हैं, जो खुद शायद मैं कहीं न कहीं मैं तो ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि जब वो क्यों इस प्रकार के जो गलत नशे की प्रवृत्ति का या चिट्टे का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके साथ उन्होंने क्यों ऐसे संबंध बना रखे हैं? तो इसमें पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जो है सामर्थ्य दोनों पार्टियों के अंदर है, लेकिन ये अपना राजनीतिक जो उनका स्टैंड है या राजनीतिक प्रभाव है या राजनीतिक उनके यहाँ जो पहुँच है, उसमें ज़रा भी नहीं सोचते कि इसके अंदर कोई थोड़ा-सा भी कोई उनको नुकसान झेलना पड़े। लेकिन ये उनकी गलतफ़हमी है, अगर चिट्टे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा जाता है, तो बिल्कुल उनके जो परिवार हैं, उनके क्योंकि यहाँ लाखों परिवार हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके नौनिहाल जो हैं, वो नशे की प्रवृत्ति में फँसते जा रहे हैं। और दूसरी बात जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, महँगाई का मुद्दा है। इस पर जो भाजपा पर कांग्रेस जो हमेशा हावी रहती है और उस पर आरोप लगाती है कि बेरोज़गारी और महँगाई की जो समस्या है, ये भाजपा के शासनकाल में 2014 के बाद ही पैदा हुई और अब तक वो बरकरार लगातार ये महँगाई और बेरोज़गारी का मुद्दा वो ज्यों का त्यों बना हुआ। लेकिन इसमें कहीं न कहीं महँगाई जो है वो अब राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, ऐसा नहीं माना जा सकता। ये महँगाई का मुद्दा ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का इंटरनेशनल मुद्दा है और इस पर हम किसी भी सरकार को घेरे में नहीं ले सकते। हाँ, बेरोज़गारी का जो मुद्दा है उस पर हम ज़रूर सरकारों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। अगर बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर अगर भाजपा जो है वो मैदान में उतरी है चुनावों के वक़्त, तो वो उनका मुद्दा भी बिल्कुल जायज़ उसको हम ठहरा सकते हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर अशोक गहलोत का कार्यकाल तो ठीक रहा, शांति प्रिय रहा, लेकिन जो बेरोज़गार जो है लोग जिन्होंने फ़ॉर्म भरे, परीक्षाओं के अंदर उनके माँ-बाप का लाखों रुपया खर्च हुआ, उन्होंने कोचिंग सेंटर पे तैयारी की और जब उन्होंने रीट किया, एग्ज़ाम दिया या कोई दूसरे कॉम्पिटिशन परीक्षा के अंदर जो एग्ज़ाम में वो अपीयर हुए, तो उसके बाद वो जब जैसे ही पेपर देकर भवन से बाहर निकलते हैं, परीक्षा केंद्र से बाहर आते हैं, तो अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। तो इस प्रकार 19 पेपर लीक के मामले हैं, उसमें कहीं न कहीं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को ज़रूर भाजपा ने कटघरे में खड़ा किया और उसमें वो कामयाब भी रही है। और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसका संबंध हर किसी से, हर परिवार से है, क्योंकि हर परिवार में 1-2 बच्चे ज़रूर उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, उनके पास कई-कई डिग्रियाँ हैं और कई वर्षों तक उन्होंने पढ़ाई पे खर्चा किया, अपने घर-बार से यानी घर से दूर रहे, बड़ी सिटीज़ के अंदर रहे, कोचिंग सेंटर पर गए, लाखों रुपए खर्च किया और वो अब ओवरेज होने की कगार पर हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं हासिल हुई। तो अगर डोटासरा अपने ही परिवार के 15-20 लोगों को आरएएस या आरटीएस या और कुछ बना देते हैं, तो इससे तो ज़रूर संदेह पैदा होता है कि जो राजस्थान की सरकार है, तो उसने भी इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा दिया है। तो साथियों, ये था पूरे राजस्थान में प्रदेश के बारे में। अगर हम अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे कि यहाँ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तो यहाँ भी कांटे की जो टक्कर है, नेक टू नेक कंटेस्ट है। यहाँ जो कांग्रेस और जो भाजपा है, दोनों के बीच में ही मुकाबला है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शिमला बाबरी जो भाजपा की पूर्व विधायक हैं, 2013 से 18 तक रही है, उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो नाराज़ होकर वो बागी हो गई। और वैसे तो उन्होंने उनको पार्टी से भाजपा ने निष्कासित कर दिया, लेकिन वो निर्दलीय के रूप में चुनाव में उतरी। लेकिन जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले नंबर पर आएगी और दूसरे नंबर कांग्रेस आएगी, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। पहला जो मुकाबला दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच में ही है। संतोष बावरी जो भाजपा की प्रत्याशी और कांग्रेस की शिमला नायक हैं। लेकिन कांटे की टक्कर में इसलिए कह रहा हूं कि शिमला नायक जो है वो पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के विरुद्ध चुनाव लड़ी थी और 21-22 हजार वोट जो है उन इतने बड़े गैप से 21-22 हजार वोटों के गैप से जो कुलदीप इंदौरा हार गए थे, उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए उसको
शिमला नायक पर इसी बात के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो निर्दलीय के रूप में पिछली बार चुनाव लड़ी थी और उससे पहले वो जमींदारा पार्टी की ओर से टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इसलिए जो 17 अन्य जो आवेदक थे, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने आवेदन किया था, पर्चे भरे थे, उन्हें टिकट नहीं दी गई और शिमला नायक को दी गई। इसलिए दूसरे भले ही वो इनके साथ क्षेत्र के अंदर घूमते रहे होंगे और उनके दिल में कहीं ना कहीं जरूर आक्रोश था कि इस कैंडिडेट को क्यों टिकट दिया गया, शिमला नायक को टिकट क्यों दिया गया, क्योंकि ये सच्ची कांग्रेस की भक्त नहीं है। उन्होंने निर्दलीय के चुनाव के रूप में चुनाव लड़ा था पिछली बार, उससे पहले वो जमींदारा पार्टी में थी। लेकिन यहाँ के जो जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, नेतागण हैं, जो बहुत पहले से कांग्रेस की यहाँ जड़ें मजबूत करने में लगे रहे, पार्टी को सिंचा, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, उनको इग्नोर किया गया। इस बात से वो बिल्कुल नाराज थे। अब वो उन्होंने अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से शिमला नायक का साथ दिया, सहयोग किया या नहीं किया, तो इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नाराजगी उनमें जरूर थी और जब किसी समाज का एक व्यक्ति जो शीर्ष नेता वो नाराज है, तो उसका समाज जरूर बदला लेने की कोशिश करता है। और ऐसी बातें रामा देवी बावरी ने की थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने परिश्रम किया, मुझे टिकट नहीं दी गई। शिमला नायक जो जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की, उन्हें टिकट दिया गया, तो इसलिए मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, मैं पार्टी के साथ जुड़ी रहूंगी, कांग्रेस की मैं भक्त हूं, लेकिन मेरा समाज जरूर सबक सिखाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें निकलकर सामने आई चुनावों से पहले, जिस प्रकार जिस दिन ये टिकट का डिक्लेरेशन हुआ था, उसी दिन उन्होंने इस प्रकार की बातें की थी। उसके बाद भले ही शिमला नायक उनके घर पर गई होंगी, समझौता किया होगा, तो वो बात अलग है, उस पर असर हुआ पर कोई या नहीं हुआ, ये हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो अन्य 17 लोग थे जिन्होंने टिकट के लिए अपनी दावेदारी जताई थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वो अपने सच्चे मन से इनके साथ शिमला नायक का उन्होंने साथ नहीं दिया। ये बिल्कुल क्लियर कट है और इसलिए यह कह सकते हैं कि अनूपगढ़ विधानसभा सीट में संतोष बावरी भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी शिमला नायक के बीच कांटे की टक्कर है। तो साथियों, आप इंतजार करें 3 दिसंबर का और तब तक के लिए शब्बा खैर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।